जय हिंद साथियों, जैसा कि हमने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का थ्योरी पढ़ लिए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब बारी है मेरे भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो आज ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्लास है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है, निम्न निम्न अभिक्रियाओं में संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना। ये क्वेश्चन 2020 में आया था, यानी कि इसका रासायनिक संतुलित समीकरण हमें लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो देखिए फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। यदि आप फॉर्मूला बनाना नहीं आते, एक वीडियो हम लास्ट में अटैच कर देंगे। उसका लास्ट में जब ये वीडियो खत्म होगा तो हम एक वीडियो अटैच कर देंगे, वहां देख लीजिएगा कि कैसे किसी भी शब्द से हम कैसे समीकरण को यहाँ पर बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का यहाँ पर देखिए सूत्र क्या होता है, वो होता है हमारा Na2SO4। Na2SO4, ये 2SO4 कहाँ से आता है, वो जब वो वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। BaCl2, BaCl2 ये दोनों अभिक्रिया करेगा, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर बनाएगा हमारा हमारा यहाँ पर बनाएगा NaCl, NaCl प्लस में बनाएगा BaSO4, प्लस में हमारा क्या बनाएगा, प्लस में हमारा बनाएगा BaSO4। ये अभी देखिए संतुलित नहीं है, ये अभी देखिए संतुलित नहीं है। हमें संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो सबसे बड़ा है उसको पहले बैलेंस कीजिए। देखिए 4 ये हमारा, ये भी 4 है, कोई बात नहीं, ये दोनों तो बैलेंस है। सोडियम को देखिए हमारा 2 है, लेकिन सोडियम यहाँ 1 है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। जब भी आप बैलेंस कीजिएगा आगे लगाइएगा, नीचे लगाने का गलती यहाँ पर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि नीचे 2 यहाँ पर लगा दीजिएगा, यहाँ पर लगाइएगा गलत हो जाएगा, आगे लगाइएगा। अब देखते हैं कुछ बिगड़ा तो नहीं। 2Na, 2Na, 2Cl, 2Cl ठीक है। अब हमारा देखिए SO4 ठीक है, SO4 ठीक है, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है। अब ये हमारा पूरा समीकरण जो है वो बैलेंस हो चुका है, ये पूरा समीकरण बैलेंस हो चुका है, यानी कि संतुलित हो गया है। बस हमें यही करना था, ये कर लीजिए, आपको 2 अंक पक्के हो जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल 2। सूत्र भी याद क्या लीजिए, होल 2। इसका हम अभिक्रिया करवा रहे हैं किससे, इससे इसका अभिक्रिया करवा रहे हैं CO2 से। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है CaCO3। क्या बनता है हमारा, CaCO3, और यहाँ पर बनता है H2O। हमारा क्या बनता है, H2O। अब ध्यान से देखिए, क्या ये बैलेंस है या ये बैलेंस नहीं है। क्या ये बैलेंस है, इसके नीचे आप लिख सकते हैं अच्छे तरीके और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके नीचे लिख दीजिए, हाइड्रो ऑक्साइड आप इसके नीचे लिख दीजिए, इससे मार्क्स बढ़ जाते हैं। इसके नीचे कार्बन डाइऑक्साइड, इसके नीचे क्या लिखेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके नीचे क्या लिखेंगे, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट लिख दीजिए, कार्बोनेट ऐसे लिख दीजिएगा। इसके नीचे जल, इसके नीचे तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसे लिखने से आपका मार्क्स बढ़ जाएंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। डाई ऑक्साइड, तो ये देखिए ये पहले से ही बैलेंस है, कैल्शियम बैलेंस है। OH कितना है, O ये दोनों मिला के 2 है, यानी कि O भी 2 है, और यहाँ 2 2 कितना हो गया, 4। तो देखिए 3 1 4 ठीक है, ये बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो दोनों आपस में ये बैलेंस पहले से, ये संतुलित ही है, ये संतुलित ही है, तो हम इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा नंबर भी क्वेश्चन देखिए, सेम चीजें हैं। निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 2024 और 2020 के फर्स्ट सिटिंग में आता। केवल क्या किया है, यहाँ पर समीकरण को चेंज कर दिया। यहाँ पर दिया है जिंक, जिंक का सूत्र हम सभी जानते हैं क्या होता है, Zn होता है। ये सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3, AgNO3 हो जाता है। और जिंक नाइट्रेट का क्या होता है, जिंक नाइट्रेट का सूत्र याद कर लीजिए आप लोग, ZnNO3, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा Ag, प्लस में क्या हो जाएगा Ag। अब ध्यान से देखिएगा, क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है। तो हम चलिए देखते हैं, इधर Zn कितना है,
इधर इधर Zn कितना है, एक, इधर भी Zn एक है। चलिए ये तो बैलेंस है। Ag इधर एक है, Ag इधर एक। लेकिन यहाँ पर देखिए NO3 कितना है, 2 बार है। NO3 कितने, 2 बार है। यहाँ पर कुछ नहीं थे, यहाँ पर लगा देंगे 2। यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे 2, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, इसको हम करेंगे बैलेंस। ये बैलेंस नहीं तो इसके आगे 2 लगा के इसको कर देंगे बैलेंस। और उसके बाद देखेंगे Zn, ठीक है। Ag इधर 2 हो गया, इधर नहीं है तो इसके आगे 2 लगा दीजिए। NO3 3 दूनी 6 हो जाएगा, NO3 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि ये संतुलित हो चुका। ये हमारा संतुलित हो गया, संतुलित हुआ। ये संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हमारे पास, सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी कि Na यहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया करेगा, प्लस H2O जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पर क्या बना रहा है, यहाँ पर बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बना रहा है, और प्लस में हाइड्रोजन यानी कि H2 बना रहा है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, एक एक, इधर दो, एक, 3 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 है। इधर कितना हाइड्रोजन है, तो इधर हाइड्रोजन है हमारा, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, हो जाएगा 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर 2 1 3 ही हाइड्रोजन हो जाएगा, तो 2 1 3 हाइड्रोजन। तो इससे अच्छा हम कर देंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। जो मैक्सिमम नंबर रहेंगे पहले हम उसको कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, तो इधर भी ऑक्सीजन 2 हो चुके हैं। सोडियम कितने हैं, इधर इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे, तो ये भी बैलेंस हो गया। ये भी बैलेंस हो चुका, बाकी से हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो ये संतुलित हो गया, ये संतुलित हो गया। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम चीजें हैं। रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, निम्न रासायनिक यानी कि निम्नांकित समीकरण को संतुलित करें। तो यहाँ पर देखिए हमारा दिया है AlS प्लस में दिया है H2SO4। ये वाला हम उत्तर पीछे एक देंगे, ये इधर है, ये इसका आंसर हम इधर लिख दें कि संतुलित रासायनिक समीकरण। पहले हम संतुलित कर लेते हैं। इधर हो गया Al2SO4, Al2SO4 ये हमारा एक्वा सोल्यूशन। इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, प्लस यहाँ पर बना H2 यानी कि गैस। ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मैक्सिमम नंबर को आपको पकड़ना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको मैक्सिमम नंबर को पकड़ना है। तो मैक्सिमम देखिए, पहला ऐसा नहीं समझ में आता तो शुरू से कीजिए। Al इधर कितना है, इधर 1 है। Al कितना है, 1 है, इधर 2 है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे, ये हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, सल्फेट यहाँ पर 4 सल्फेट यहाँ पर 4, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। क्या देखते हैं, ये अभी बैलेंस शायद नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 इधर 2 हो गया, इधर कितना हो गया हमारा 2 हो गया, और यहाँ पर SO4 ये अभी बैलेंस नहीं हुआ है। ये बैलेंस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 छूट गया है, इधर 3 छूट गया है। तो देखिए यहाँ पर 3 दूनी हो जाएगा, 3 4 तिया 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना है, तो यहाँ पर तो इधर तो कितना है, 4 ही सल्फेट है, तो यहाँ पर हम 3 लगाएंगे तो 4 तिया 12, इधर भी 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर से देखेंगे हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया, ये बिगड़ चुका, तो इधर 3 लगा दे, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, ये बैलेंस हो चुका, ये बैलेंस हो चुका। नीचे कभी भी नहीं लगाना, जब भी लगाइएगा तो आगे लगाइएगा। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो हम जान चुके हैं। अब जानते हैं रासायनिक, जो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है ये जानते हैं। देखिए हमारा दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसका एक उदाहरण देने को कहा। ये क्वेश्चन 14, 16, 22, 24 और 26 में यानी कि पिछले वर्ष पूछ चुका है।
तो संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या है वो जान लीजिए। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों के प्रत्येक तत्वों का परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी कि जितना भी तत्व अभिकारक में है उतना ही तत्व उत्पादों में है। दोनों की जब हम यहाँ पर परमाणुओं की संख्या समान कर देते हैं तब उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्यों जरूरी है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, क्यों आवश्यकता है? तो हमारे अवश्य ये है क्यों जरूरी है रासायनिक समीकरण संतुलित करने आवश्यक है, क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण नियम को पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम यह कहता है कि कि कोई भी परमाणु ना ही तो नष्ट किया जा सकता ना ही उसका निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम इसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है H2 और O2, ये अभी क्रिया करके बनाया H2O। लेकिन यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार यहाँ पर हम तो जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को ना ही नष्ट कर सकते हैं ना ही यहाँ पर उसका विनाश होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा परमाणु कहाँ गया, तो उसी परमाणु को हमें दर्शाने के लिए कोई परमाणु कहीं गया है नहीं, क्योंकि वो नष्ट होगा ही नहीं तो जाएगा कहाँ। तो उसी के लिए हम करते हैं संतुलित। इसके लिए हम आगे लगा देते हैं, इसके आगे 2, तो 2 लगाते हैं तो 2 ऑक्सीजन तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है। इसके लिए हम आगे 2 लगा देंगे तो ये समीकरण हो गया बैलेंस। इसीलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। ये एग्जाम्पल दे दीजिएगा, आपका 2 अंक कहीं नहीं जा रहा है। इस चैप्टर से ज़्यादा 2 अंक वाले सवाल पूछे जाते हैं, 5 अंक वाले केवल 2 क्वेश्चन अभी तक पूछेंगे जो कि हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखे। ये क्वेश्चन 2025 में, यानी कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या प्राप्त होती, 3 सूचना हमें लिखना था। 3 सूचना हम आपको के लेकर आए निम्नलिखित। ये इसी प्रकार से आपको लिखना, उत्तर दीजिएगा। उत्तर लिखने के बाद यहाँ पर उत्तर लिखिएगा, उत्तर, उसके बाद लिखिएगा रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित 3 सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला हमें क्या है, अभिकारक और उत्पादों के नाम और उनके रासायनिक सूत्र। हमें जब रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं तो हमें क्या आता है, अभिकारक और उत्पाद के जो हमारा होता नाम उसका पता चलता है और हमें उसका रासायनिक सूत्र पता चलता है। दूसरा क्या है, अभिकारक में भाग लेने वाले पदार्थ का सापेक्ष मात्रा यानी कि अनुपात का ज्ञान होता है कि कितना हमारा परमाणु हम ऑक्सीजन का लिए, कितना परमाणु हम हाइड्रोजन का लिए, ये हमें अनुपात क्या होता है, ज्ञान होता है, उसकी मात्रा का ज्ञान होता है। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है अभिकारक की आवश्यकताओं की दशा, यानी कि जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की जानकारी कि कहाँ अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, कहाँ कलर चेंजिंग हो रहा है, कहाँ ताप बढ़ रहा है, कहाँ दाब बढ़ रहा है। ये हमें रासायनिक समीकरण लिखने के बाद पता चलता। रासायनिक समीकरण करने से यानी कि रासायनिक अभिक्रिया करने से हमें नहीं प्राप्त होगा। जैसे कि हम बोल दिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल बनाए तो इससे हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन जैसे हम उसको हम लिखें रासायनिक समीकरण में जो कि इस प्रकार से होता, तब हमें पता चलता है कि इसका 2 अणु है, इसका 2 अणु है, और यहाँ पर बना रहा है हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर यहाँ पर बनाता है, एक हमें जल बनाता है। तो ये हमें इस चीज का प्राप्त होता है। तो ये हमारे 3 सूचनाएं थी जो कि हमने आपको बताया। इसका आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां जाकर ग्रुप में जुड़ जाइए या तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है। 2015 के सेकेंड सिटिंग में आते हैं, यानी कि भोजन का पाचन, जब भोजन पचता है तो हम किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो इसका उत्तर क्या है, एकदम बहुत साफ सरल भाषा में लिखिएगा। भोजन के पाचन के दौरान हमारे शरीर में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पर जब भोजन पचता है तो हमें भारी मात्रा में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। कारण क्या है, तो पाचन के समय भोजन का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है। जब हम पाचन की क्रिया होती है तब वहाँ पर उपचयन की प्रक्रिया होती है
और उस जिससे क्या होता है, ऊर्जा यानी कि जो ऊष्मा निकलती है, यही ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। तो हमारा शरीर के जब भोजन पाचन करता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि जब हम भोजन पचता है ऑक्सीजन से साथ मिलकर, तब वो ऊष्मा यानी कि ऊर्जा रिलीज करती है। इसलिए जहां पर भी ऊष्मा या ऊर्जा की बात आ जाए तब वहां पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2015 में आया था। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, ये समझते हैं। उत्तर देखिएगा, साफ सरल भाषा क्या है हमारा, श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। इतना आपको लाइन क्वेश्चन से ही लेना है कि श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है क्योंकि, इतना लिखिएगा। इससे क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में भी और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लगता है। जैसे कि आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा तब आपका क्वेश्चन छोटा भी लगेगा, आपका 2 नंबर कट भी जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर ऊष्मा निकलती, यह ऊर्जा शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए उपयुक्त होती है। श्वसन को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलती है। जब यहाँ पर श्वसन होती है तो ग्लूकोज ऑक्सीकरण हो जाता है, ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है और यहाँ पर ऊर्जा निकलती है, इसीलिए हम उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एक समीकरण लिख दीजिएगा, 1 नंबर यहाँ से आपको बढ़ जाएंगे। 1 अंक आपको समीकरण पर ही रहता है, तो समीकरण लिखना जरूरी होता है। तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। इसका अभिक्रिया हम करवा रहे हैं ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन से करवा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और हमें जल मिलता है, प्लस में ऊर्जा मिलती है। यही ऊर्जा के कारण इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यही ऊर्जा के कारण हम इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आया समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। 2011 के बाद 2017 में पूछा था, इसलिए PYQ पढ़ना जरूर होता है। 10 देखिए कितना, 11 के बाद 17 में पूछा। प्रतिस्थापन मतलब विस्थापन, प्रतिस्थापन मतलब विस्थापन। तो यदि आप थ्योरी वाला क्लास में पढ़ेंगे तो हम आपको बताए थे कि प्रतिस्थापन वह अभिक्रिया है, इतना आप लिखिएगा, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के से क्या करता है, यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है। इसके आगे जोड़ दीजिएगा, हटा देता है और और खुद उसका स्थान ले लेता है। क्या, खुद उसका स्थान ले लेता है, खुद उसका स्थान ले लेता है। तो इसको हम कहते हैं खुद उसका स्थान ले लेता है, ले लेता है। बस इतना लिखिएगा, आपका 2 अंक कोई नहीं छूट रहा। 1 अंक आपके परिभाषा पर मिलते हैं, 1 अंक आपको समीकरण पर मिलते हैं। तो समीकरण लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन का एक है हमारा Zn। यहाँ पर कॉपर सल्फेट के विलयन से खुद कॉपर को यहाँ पर निकाल के फेंक दिया और खुद उसका स्थान ले लिया। यानी कि यहाँ पर एक पता चल रहा है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो Zn है, कॉपर कम अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए इसको उसी के विलयन से हटाकर खुद उसका स्थान ले लिया और यहाँ पर कॉपर को साइड कर दिए हैं। यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं, यहाँ पर देखिए जस्ता यानी कि कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण उसे कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। यानी कि विस्थापित मतलब हटाकर खुद उसका स्थान ले लेता है। Zn ज्यादा भी क्रियाशील है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में कौन ज्यादा भी क्रियाशील धातु है, जस्ता या कॉपर? तो यहाँ पर जस्ता हो जाएंगे, यानी कि Zn यानी कि जिंक हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या, उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन 2018 में आया था। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, आम चाल भाषा में याद रखिएगा। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 डेफिनेशन है, तो दोनों डेफिनेशन को लॉन्ग करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि आपका देखिए आधा नंबर इस पे मिलेगा, आधा नंबर इस पे मिलेगा और आधा नंबर इस पे और आधा नंबर इस पे, इस प्रकार से आपको 2 अंक मिलते हैं। वो ऐसा नहीं कि आप केवल परिभाषा 2-5 लाइन में लिख दीजिएगा तो भी उसका आधा ही नंबर मिलेगा। सबका मार्किंग फिक्स होता है। वो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे जब एग्जाम से पहले,
कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स आए, क्योंकि मेरा भी 88% आया है, 88 नहीं 89% आया है। तो कैसे आया है वो समझ सकते हैं, तो वो हमें तरीका पता है कैसे एग्जाम में लिखना है। मुझे भी 88 89% प्राप्त हुआ है बोर्ड एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो कैसे हुआ, मैथ में 96 नंबर आए थे, साइंस में भी लगभग 86 89 नंबर, हमें याद नहीं है, लगभग उतना मार्क्स हमें आए थे। तो कैसे आए थे वो हम चर्चा हम बाद में करेंगे, केवल अभी हम पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो वो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए उदाहरण देखिएगा, हमारा उदाहरण क्या है, CH4 यानी कि मीथेन। अलग अलग उदाहरण इसलिए लाए हैं हम आपको ताकि कोई ना कोई उदाहरण तो आपको याद रहे, एक ही उदाहरण सब में ना दिए हैं। यहाँ पे देखिए, जब इसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और उष्मा निकलती है। उष्मा निकलेगी तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगी, और जहां पर जिन अभिक्रिया में उष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा यानी कि उष्मा का हानि होगा, उसमें क्षेपी उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में जब उष्मा दिया जाता है तब यहाँ पर कैल्शियम हमारा ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, यानी कि यहाँ पर उष्मा की क्या हुई, हानि हुई, उष्मा की क्या हुई, हानि हुई, इसलिए यहाँ पर उष्मा शोषी अभिक्रिया इसको कहते हैं। क्लियर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये क्वेश्चन 2025 और 2019 के सेकेंड सिटिंग में आया था। तो ये हम समझते, देखिए क्वेश्चन से ही आपको आधा लिख लेना है। देखिए क्या लिखना, जब लोहे के कील को, देखिए सेम है, लोहे के कील को कॉपर सल्फेट, फॉर्मूला लिख दीजिएगा, के नीले विलयन में डुबोया जाता है। जो कॉपर सल्फेट का जो होता है वो नीला विलयन होता है। यहाँ पर लिखा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आप जोड़ दीजिएगा, नीले विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण, यहाँ पर जो लोहा जो होता है तांबा से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण उसके यौगिक से विस्थापित कर इससे से फेरस सल्फेट FeSO4 बनाता है, जिसका रंग क्या होता है, हरा होता है। याद रखिएगा, फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। इसलिए विलयन का रंग नीला से हल्का हरा हो जाता है, क्योंकि जो हमारा फेरस सल्फेट बनाता है तब यहाँ पर वो क्या हो जाता है, वो हरा रंग का होता है, इसलिए वो हल्का हरा हो जाता है। कील पर तांबे का लाल भूरी परत जम जाती है। जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे आपको, हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाए थे, यानी कि इमेज के द्वारा भी आपको हम दिखाए थे। क्या यहाँ पर देखिए, हमारा Fe यानी कि लोहा है, लोहे का कील को हम डाल रहे हैं यहाँ पर कॉपर सल्फेट के विलयन में, जो कि नीला है। क्या है, नीला है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया होती है, जो हमारा Fe है वो अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण तांबे को यहाँ पर निकाल फेंकता, खुद उसका स्थान ले लेता है। तो यह अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसको आपको याद रखना है। ये जो हमारा होता है ये हरा हो जाता है, ये क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। और इस पे जो होता है, इस पे क्या होता है, इस पे कील पर जो होता है, कील पर हो जाता है कॉपर की लाल भूरी परत जम जाती है। याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। 18, 19 और 19 के बाद 2026 के सेकंड सिटिंग में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया बहुत ही आसान है। अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो जलीय विलयन को मिलाकर अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, उसी को हम अवक्षेप कहते हैं। जब यहाँ पर दो जलीय विलयन को मिलाया जाता है तो एक अघुलनशील यानी कि जो जल में ना घुले ऐसे पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए AgNO3 एक एक्वा सोल्यूशन है, यानी कि क्या है, जलीय विलयन है। एक्वा सोल्यूशन को हम एक जलीय विलयन कहते हैं। NaCl एक जलीय विलयन है। दोनों को जब अभिक्रिया करवाते हैं तो AgCl और NaNO3 बनाता है, जो कि AgCl है। यही एक अवक्षेप है, यही अवक्षेप है।
यही जल में नहीं घुलता, यही अपक्षेप का निर्माण करता है। यहाँ सिल्वर क्लोराइड सफेद अपक्षेप बनाता, इसलिए अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इसीलिए इसको हम अपक्षेपण अभिक्रिया कराते। कैसा अपक्षेप बनाता है? सफेद अपक्षेप। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग देखिए, याद रखिएगा ये क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाए तो भी हम बताए थे, सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। वहीं पर सिल्वर आयोडाइड पूछ ले, सिल्वर आयोडाइड हम बता देते हैं, आयोडाइड, जब सिल्वर आयोडाइड का रंग पूछे तो पीला, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिल्वर देखते हैं और उजला मार देते हैं। आयोडाइड लग गया तो यहाँ पर पीला हो जाएगा, और क्लोराइड लग गया तब यहाँ पर सफेद होता है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है? इन अभिक्रियाओं का समीकरण लिखे। 2024 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो ध्यान से देखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया एक साइड, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया एक साइड। जब भी अंतर पूछे तो ऐसा ही लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले विस्थापन लिख देते हैं, उसके नीचे द्विविस्थापन लिखते हैं। अब ऐसा नहीं, दोनों का यहाँ पर कंपेयर करते हुए लिखिएगा, और दोनों का परिभाषा लगभग समान होना चाहिए, क्योंकि दोनों में अंतर पूछता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। जिसमें इसमें क्या होता है, इसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यहाँ क्या होता है, इसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। मेन देखिए, जो पेन रहेंगे, जो मेन अथी रहेंगे उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। दो यौगिक अपने आयनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान यहाँ पर करते हैं। इसको अंडरलाइन भी आप एग्जाम में कर सकते हैं। यहाँ पर अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को निकालकर फेंक देते हैं। समीकरण लिख लीजिएगा, FeCOSO4 यहाँ पर बनाए FeSO4। यहाँ पर या तो आप इसके नीचे लिख भी सकते हैं हरा, इसके नीचे लिख सकते हैं नीला, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं लिखने का मन है तो मत लिखिएगा। AgNO3 इधर हो गया, NaCl हो गया, AgCl यहाँ पर देखिए अपने ये आयनों का आदान प्रदान किए, इसके नीचे अपक्षेप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, पार्ट 2 में हम और इसका यानी कि दूसरी क्लास में हम इसका और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, तो उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।